क्या हो गया नेहा जी? चेहरा इतना मुरझाया हुआ काहे है? 6 साल एक कोर्ट केस, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। शादी करवाने के तो 2500 नहीं मिलते हैं। अच्छा है डिवोर्स करवाइए, जितना लंबा चलेगा उतना माल अंदर आएगा। इतना लंबा थोड़ी कि ये दोनों भूल ही जाए कि केस क्यों फाइल किए थे। हद है। अरे सच बताएं कि सनी देओल जी ने हमारा जीना थोड़ा आसान कर दिया था। कोर्ट में जाके चिल्लाए थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसके बाद से लोग को समझ में आ गया कि कोर्ट मुकदमा लंबा ही चलता है। अरे पर उसका भी तो एक लिमिट होता है। 28 भी हियरिंग है ये। अब मानेंगे नहीं, एक समय था कि सिविल छोड़िए, क्रिमिनल केस भी ना 1-2 महीना में सुलझ जाता था। आप किसी और देश की बात कर रहे हैं? अरे नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हियरिंग में कितना टाइम है? 20 मिनट। सुनिए कहानी। अरे नेहा जी के लिए एक चाय लेके आना। किसकी कहानी है? इंडिया की ही कहानी है, लेकिन 100 साल पहले का इंडिया। राजे राजवाड़ों का इंडिया, अंग्रेज अफसरों का इंडिया, क्रांतिकारियों वाला इंडिया। तब फिल्मों में आवाज नहीं होती थी। शौकीन लोग रेडियो और ग्रामोफोन पर ठुमरी दादरा सुनते थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना जल भून रहे थे। क्यों? कि कांग्रेस में उनका स्टारडम एक दूसरे गुजराती वकील ने ही छीन लिया था। नेहरू अभी उतने बड़े हीरो नहीं बने थे। क्रांतिकारियों में नया जोश था। अंग्रेजों को भगाने के लिए दोबारा कमर कसी जा रही थी। अंग्रेज परेशान थे लेकिन घबराए नहीं थे अब तक। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान, इस तरह के शब्द अभी इंडिया की डिक्शनरी में नहीं आए थे। अच्छा, जनता तो लगान दे देकर क्वीन विक्टोरिया की तिजोरी भर रही थी, लेकिन सबसे आराम में थे अपने राजा महाराजा लोग। कोई टेंशने नहीं, अफरात पैसा बेहिसाब, हीरे जवाहरात, जमीनें इतनी कि देखते देखते आंख थक जाए लेकिन जमीन खत्म ना हो। ऐसे ही एक रियासत थी इंदौर के होलकर की। मल्हार राव की 14वीं पीढ़ी थे तुकोजी राव होलकर। 13 साल में ही राजा बन गए। अंग्रेजी एकदम फर्राटेदार बोलते थे, रहते भी एकदम अंग्रेजों की तरह थे और गजब के शौकीन आदमी। गाड़ियों के शौकीन, इंपोर्टेड शराब के शौकीन, घोड़ों के शौकीन, संगीत के शौकीन, लड़कियों के शौकीन। 25 साल की उम्र तक तुकोजी राव की 3 बीवियां थीं। तीसरी तो इंपोर्टेड थी अमेरिका से, लेकिन तुकोजी राव चंचल स्वभाव के थे, बहुत जल्दी बोर हो जाते थे, फिर कुछ और ढूंढते थे अपना शौक पूरा करने के लिए। अब किससे पता था कि इंदौर के महाराज का शौक उन्हें इस बार 56 गली तक ले आएगा। ठुमरी और ख्याल अपने आप में काफी खूबसूरत होती है, लेकिन अगर उन्हें गाने वाली खुद बला की खूबसूरत हो तो आप ही बताइए महाराज कैसे अपना चंचल मन संभाले आदमी। नहीं, मुमताज बेगम 16 साल की थी। आवाज और चेहरे में ज्यादा खूबसूरत क्या था ये तो तय कर पाना मुश्किल होता था। एक बार अपने खास मंत्री शंकर राव के कहने पर तुकोजी राव मुमताज का गाना सुनने पहुंचे।
स्पेशल प्रोग्राम रखा गया। महाराज पहली नजर और पहले आलाप में ही अपना दिल दे बैठे। तुकोजी मुमताज को देखने के बाद बेचैन हो गए थे। इतना नशा उन्हें आज तक दुनिया की सबसे महंगी शराब पीकर भी नहीं हुआ था। ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुमताज को कोई और देखे या सुने। मुमताज सिर्फ उनकी होनी चाहिए। उन्होंने एक फैसला किया। मुमताज और उसके माँ बाप को तुकोजी अपनी ही एक पुरानी हवेली में रखेंगे। मुमताज अब सिर्फ उनकी होगी, सिर्फ उनके लिए गाएगी। तीनों हवेली में रहने लगे। शुरू में मुमताज खुश थी, पैसे आ रहे थे, रहने को आलीशान हवेली थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद मुमताज को लगने लग गया कि वो बुलबुल है और हवेली सोने का पिंजरा। महाराज ने चारों तरफ पहरा बिठा दिया था। तुकोजी राव ने मुमताज को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया था। लेकिन ये मुमताज को मंजूर नहीं था। उसके अंदर ये गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। फिर मुमताज को पता चला कि वो मां बनने वाली है। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास कुछ होगा जो उसका अपना होगा। साथ ही एक उम्मीद ये भी थी कि बच्चा होने के बाद शायद तुकोजी राव के महल में उसे ऑफिशियल एंट्री मिल जाए। जब ये बात तुकोजी राव को पता चली तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। मुमताज को समझ नहीं आया कि वो खुश हैं भी या नहीं। मुमताज को बेटी हुई, बिल्कुल उसके जैसी ही खूबसूरत। तुकोजी राव देखने तक नहीं आए। लेकिन मुमताज इतनी खुश आज तक नहीं हुई थी। 2 दिनों तक बस वो अपनी बच्ची को निहारती रही। तीसरे दिन नर्स ने बच्ची उठा ली, ये कहते हुए कि इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मुमताज की समझ में कुछ नहीं आया। 3 दिन बाद उसे खबर दी गई कि बच्ची की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसे बचाया नहीं जा सका। मुमताज सुन्न रह गई। उसे पता था कि ये किसने और क्यों करवाया। अंदर जो गुस्सा अब तक चिंगारी था, बारूद बन गया। तुकोजी राव इंग्लैंड घूम रहे थे, काफी दिनों तक हवेली नहीं आए, लेकिन उनको वहां की सारी खबरें शंकर राव से मिलती रहती थी। जब वो इंदौर वापस आए तो एक रात मुमताज से मिलने गए। हवेली के गार्ड्स ने गेट खोला। तुकोजी राव की रोल्स रॉयस अंदर दाखिल हुई। महाराज अकेले ही मुमताज के कमरे की तरफ गए, दरवाजा खोला और उनके होश उड़ गए। मुमताज और उसके माँ बाप का नामो निशान नहीं था। वो तीनों गायब हो चुके थे। महाराजा टाइप के लोगों का दिल और ईगो दोनों बहुत नाजुक होते हैं। चारों तरफ लोग मुमताज को ढूंढने में लगा दिए गए। कोई घोड़े पर निकला, कोई गाड़ी से, कोई ट्रेन से, चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन मुमताज का कहीं कोई पता नहीं चला। सैयाद के पिंजरे से बुलबुल उड़ गई, ये बात सैयाद इतनी आसानी से मान लेगा? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सच्चाई तो यही थी। उस जमाने की सबसे अमीर इंदौर रियासत की पूरी मशीनरी लगा देने के बावजूद मुमताज का कुछ पता नहीं चला। अरे चाय छोड़िए, ये बताइए मुमताज गई कहाँ? है ना एकदम फिल्मी कहानी, सस्पेंस बन गया ना एकदम से, है कि नहीं? जल्दी बताइए, हुआ क्या आगे? अरे इतिहास गवाह है नेहा जी, मुमताज को एक शाहजहां मिल ही जाता है, और सच्चा शाहजहां वो जो अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाए। अच्छा बताइए, ताजमहल कहाँ कहाँ है? मतलब आगरा में ही है, और कहाँ है? खा गई ना कच्चा। एक और भी है, होटल ताजमहल माया नगरी मुंबई में। तब उसे बंबई कहते थे। अंग्रेजों ने बहुत दिल से बनवाया था। बोट बनवाए, होटल बनवाए, ट्रेन बनवाई, मतलब मिलें लगवाई, और इनकी वजह से बॉम्बे में बने बहुत सारे नए रईस। राजा तो नहीं थे, लेकिन राजा से कम भी नहीं थे बॉम्बे के ये रईस। मतलब उनमें से एक बहुत बड़ा आदमी था, अब्दुल कादिर बावला। कई टेक्सटाइल मिल्स और शिपिंग बिजनेस का मालिक। ये समझ लीजिए कि बॉम्बे के सबसे अमीर आदमी में से एक। और उम्र क्या? सिर्फ 25 साल।
बावला सिर्फ पैसों का ही नहीं, दिल का भी राजा था। शौक उसके भी कम नहीं थे। रेस कोर्स में उसके विलायती घोड़े दौड़ते थे। दुनिया की शायद ही कोई गाड़ी होगी उस समय की जो उसके पास ना हो। कम से कम 13 गाड़ियां उसके मालाबार हिल के आलीशान घर के बाहर लगी रहती थी। बावला म्यूजिक लवर भी था। उसके एलपी रिकॉर्ड कलेक्शन की चर्चा बॉम्बे के एलीट सर्कल में बहुत होती थी। एक रात बावला अपने दोस्तों के साथ ताजमहल होटल की गैलरी में बैठा था। तभी उसके एक अंग्रेज ऑफिसर दोस्त ने शहर में आई एक नई आवाज का जिक्र छेड़ा। बावला क्यूरियस हुआ, नाम पूछा, महफिल का पता पूछा और अगले ही दिन गाना सुनने पहुंच गया। बाईकला के एक फ्लैट में वो महफिल और किसी की नहीं, मुमताज की थी। बस एक नजर और अब्दुल कादिर बावला, मुमताज और उसकी आवाज दोनों का बावला हो गया। उसे मुमताज से प्यार हो गया था। बावला के महफिल में आने का सिलसिला बढ़ता ही गया। मुमताज देख सब कुछ रही थी। बावला ने मुमताज से बातचीत शुरू की, फिर महंगे गिफ्ट्स देने लगा। लेकिन मुमताज ने एक दूरी बना कर रखा। जिन हालात में वो और उसके माँ बाप इंदौर से भागकर मुंबई आए थे, उसके लिए दोबारा प्यार में पड़ना मुमकिन नहीं था। पर बावला भी ना बहुत जिद्दी था। अपने प्यार के इजहार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी तरह मनाकर वो मुमताज को बाहर घुमाने ले जाने लगा। अपनी महंगी गाड़ियों में, कभी रेस कोर्स, कभी जिम खाना, कभी होटल ताजमहल, कभी बॉम्बे की बारिश में। आखिरकार मुमताज ने भी मान ही लिया कि उसको भी बावला से प्यार हो गया है। लेकिन उसने इस बार एक शर्त रख दी कि वो गाना नहीं छोड़ेगी। उसके शोज भी होंगे और बावला को एतराज भी नहीं था। बावला ने मुमताज और उसके माँ बाप के रहने के लिए कोलाबा में एक बड़ा फ्लैट दिया। बाहर एक गाड़ी भी खड़ी कर दी ड्राइवर के साथ। मुमताज ने पहली बार आगे देखने की हिम्मत की। अब वो बाहें फैलाकर अपनी नई जिंदगी को गले लगाना चाहती थी। काम निपटा के हर शाम बावला मुमताज के फ्लैट में आता था और उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता था। वो गाड़ी चलाता था, मुमताज गुनगुनाती रहती थी। रोमांस अपने पीक पर था। बारह जनवरी शाम के 7, साढ़े 7 बजे होंगे। मुमताज को बावला के हॉर्न बजाने का स्टाइल पता था। मुमताज गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी चल दी। मुमताज की गजल चल रही थी। लहरों से रेस लगाते दोनों आशिक बंबई की बाहों में उलझते चले जा रहे थे। बावला ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मालाबार हिल की तरफ चढ़ना शुरू किया। गाड़ी हैंगिंग गार्डन की तरफ मुड़ गई। मुमताज दिल खोल के हंस रही थी कि बावला अचानक ब्रेक लगाता है। उसके बाद कुछ सेकंड्स तक हैंगिंग गार्डन वाले उस रास्ते पर सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। लेकिन इत्तेफाक देखिए, ठीक उसी समय ब्रिटिश आर्मी के 2 बड़े अफसर, लेफ्टिनेंट बैटली एंड सीगर्ट, वेलिंगटन जिमखाना से अपने गोल्फ का गेम निपटा के उसी रास्ते से गुजर रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर उन्होंने गाड़ी रोकी और बावला की गाड़ी की तरफ दौड़े। वो निहत्थे ही गुंडों से भिड़ गए। गुंडों ने उन पर भी गोली चला दी। सीगर्ट बचा, लेकिन बेटली को गोली लग गई। इसी बीच दूसरे गुंडे ने मुमताज के सर पर चाकू चला दी। फिर वो पांचों वहां से निकल गए। सीगर्ट ने किसी तरह सबको अपनी गाड़ी में डाला और कार सीधा हॉस्पिटल की तरफ भगाई। बावला के अधमरे शरीर को जेजे हॉस्पिटल लाया गया और बैटली को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने रात भर कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन बैटली नहीं बच पाया और उसके आधे घंटे बाद अब्दुल कादिर बावला भी गुजर गया, सिर्फ 25 साल की उम्र में। बावला के मर्डर ने खलबली मचा दी। अब मामला इतना बड़ा बन गया था कि सिर्फ बंबई में ही नहीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इसकी चर्चा होने लगी। बॉम्बे पुलिस कमिश्नर पैट्रिक केली ने केस सीधा अपने हाथ में लिया और बिना एक सेकंड गवाए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। काली गाड़ी, बंदूकें, खूनियों की शक्ल और पहनावा सब दर्ज किया गया। 10,000 रुपए इनाम की रकम के साथ लुकआउट नोटिस जारी हुआ।
हादसे के 3 दिन के अंदर शफी अहमद की शिनाख्त हो गई। शफी अहमद वही काली गाड़ी चलाता हुआ देखा गया था। पता चला कि शफी अहमद बॉम्बे में कुछ टाइम से टैक्सी चला रहा था, लेकिन वो रहने वाला इंदौर का था। यह भी पता चला कि वो इंदौर के राजा का रिसालदार था, यानी घोड़ों की बटालियन का सूबेदार। 19 जनवरी 1925 मर्डर के एक हफ्ते बाद बंबई सीआईडी इंदौर पहुंची और अहमद के साथ साथ बलवंत राव पोंडे, कैप्टन रेवाजी दीघे, मुमताज मोहम्मद, करामत खान, अब्दुल लतीफ और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी लोग इंदौर सरकार के एम्प्लॉय या तो थे या कभी रह चुके थे। इंदौर की रियासत बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी। कोई तो था जिसे वो बचाना चाहते थे, लेकिन पैट्रिक केली डटा रहा। सिर्फ 2 ही महीने में उसने सारे सबूत और गवाह जमा कर लिए और 26 मार्च को कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। कोर्ट में लोगों की भीड़ मुमताज मुमताज के नारे लगा रही थी। जज के सामने मुमताज ने सीधे साफ लफ्जों में तुकोजी राव होलकर को इस मर्डर का जिम्मेदार बताया। पब्लिक पागल हो गई। इतना बड़ा खुलासा इतने सबूतों के साथ आज से पहले कभी हिंदुस्तान में सुना ही नहीं गया था। तुकोजी राव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरह अपने सर से यह इल्जाम हटा दे, लेकिन जब सब कुछ उनके खिलाफ जाता दिखा तो उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े और महंगे वकील की सर्विस लेने का फैसला किया। जानती हैं वकील का नाम? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन बड़े से बड़े वकील भी सबूतों के आगे फेल हो जाते हैं। 23 मई 1925 को, यानी मर्डर के सिर्फ 4.5 महीने बाद, सभी 10 अपराधियों को 13 दफाओं के तहत सजा सुनाई गई। हां, जिन्ना ने तुकोजी राव को जेल जाने से बचा लिया। ब्रिटिशर्स के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके कॉम्प्रोमाइज करवा दी। कॉम्प्रोमाइज के तो उस्ताद थे ही वो। खैर, तुकोजी राव को गद्दी छोड़नी पड़ी। अपने 18 साल के बेटे यशवंत राव को इंदौर का नया महाराज बनाकर एग्जाइल में पेरिस चले गए अपनी अमेरिकन बीवी के साथ। पता है नेहा जी, तुकोजी राव की गद्दी बच जाती अगर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने एक दलील नहीं दी होती। प्रोसिक्यूशन बोला कि इतनी खूबसूरत लड़की के माथे पर जो चाकू का निशान उम्र भर के लिए लगा दिया गया है, उसकी भरपाई तुकोजी राव अपना साम्राज्य बेचकर भी नहीं कर सकते। जज साहब ने एग्री किया और तब जाके तुकोजी राव को गद्दी से हटाया गया। मतलब इमोशनल पॉइंट को भी कन्विक्शन से बोला जाए कोर्ट पे तो वर्क करता है। तो वही तो हम बोल रहे हैं आपसे। पर मुमताज का क्या हुआ, ये आपने बताया नहीं? नेहा जी, हम सुने हैं कि जिसका बॉलीवुड में कुछ नहीं होता है ना, उसका हॉलीवुड में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम तो अंग्रेजी पिक्चर देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ, मतलब सुने हैं कि 4-5 हॉलीवुड फिल्म में नजर आई थी। अमेरिका गई कैसे, ये कहानी किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, मतलब भीड़ भीड़ में सब जगह दिखी वो। ऐसे मानना पड़ेगा, इतना बड़ा केस 4.5 महीने में सॉल्व हो गया। मतलब इंटेंट होना चाहिए, सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलता। हाँ, मजा आ गया वैसे, कहानी में भी और चाय में भी। अच्छा, थैंक यू। पैसा आप देंगे? ये क्या तरीका है, मतलब कहानी भी हम सुनाएं, पैसा भी हम ही दें। ठीक है, इस बार दे देते हैं। और सुनिए, आपका जो ये केस चल रहा है ना, ये 2-3 हियरिंग में खत्म हो जाएगा। ये जज बहुत फास्ट है, फिर आराम से आपका डिवोर्स होगा। क्या? अरे मतलब आपके क्लाइंट का डिवोर्स होगा भाई। अगर हो गया तो समोसा खिलाऊंगी। उसका भी पैसा हम ही से लेंगे पक्का। अरे सूरज जी, जो कुछ आपने बताया सब सच था? 90% सच था, 10% मसाला।